हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 24 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो बिकॉज ऑफ द मैराथन गोइंग ऑन ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज, जिसके चलते आज का जो एनालिसिस है वो अपलोड हो जाएगा आफ्टर दी आफ्टर दी जब मैराथन आपकी खत्म होगी। सो let's start with the today's newspaper analysis and let's see कि आज की न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। So the first news it's about the BRICS support dialogue between Russia and Ukraine. So what happened? अभी ब्रिक्स की समिट चल रही है ना। एंड इस ब्रिक्स की समिट में ना देखा जाए तो कौन कौन से नेशंस आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सी तो यहां पर हम देखा जाए तो ये उन 5 नेशंस का ग्रुप है जो डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट में खड़े नहीं हुए थे जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था। जब हम ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील जरूर थोड़ा सा इंक्लाइन था यूएस की तरफ, पर ब्राजील इतना बड़ा मेजर नेशन नहीं है जिसका वर्ल्ड ऑर्डर में बात सुनी जाए। अब उसका मेन रीजन ये भी है क्योंकि ब्राजील की ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो साउथ अमेरिका में आता है। साउथ अमेरिका देखा जाए तो इट्स नॉट अफेक्टेड फ्रॉम द रशिया यूक्रेन वॉर। रीजन भी क्योंकि देखो सबसे ज्यादा अफेक्ट जो हुआ है ना, जो कॉन्टिनेंट्स अफेक्ट हुआ वो यूरोप या तो एशिया है ना। अब यूरोप एशिया कैसे? देखो एशिया इज बिकॉज ऑफ द चाइना एंड इंडिया, एंड यूरोप किस वजह से? क्योंकि यूरोप में ही रशिया और यूक्रेन थे और रशिया का भी कुछ पार्ट एशिया में लगता है। बिकॉज ऑफ दीज टू कॉन्टिनेंट्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ। इवन आपका नॉर्थन अमेरिका बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ, बट और कोई कॉन्टिनेंट पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब अगर हम बात करें तो ब्रिक्स ने ऑब्वियसली बात थी कि भाई जब ब्रिक्स की समिट थी तो ब्रिक्स की समिट में यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर बात उठी होगी। एंड हुआ यही कि ब्रिक्स के जितने भी नेशंस हैं ब्रिक्स ने सपोर्ट किया है कि पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए, पीसफुल डायलॉग होना चाहिए बिटवीन दीज टू नेशंस, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये चीज उन्होंने बोली है क्योंकि रशिया इज द पार्ट ऑफ द ब्रिक्स एंड इवन इंडिया हैज टेकन अ न्यूट्रल स्टैंड। एंड इंडिया हमेशा से बोलता हुआ आ रहा था कि पीसफुल डायलॉग होना चाहिए, है ना, बात होनी चाहिए, और बात होने के साथ साथ ये दो इश्यूज हैं बिटवीन दीज टू नेशंस वो रिजॉल्व हो जाने चाहिए। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना अगेंस्ट में कभी नहीं आया था रशिया के, बट उसने ये चीज हमेशा बोली थी कि पीसफुल चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए, और वो हमेशा यूएस के अगेंस्ट में रहा है। तो यूएस के अगेंस्ट में रहा है तो इट मींस कि वो रशिया का सपोर्ट करेगा। सो बिकॉज ऑफ दीज टू बिगर नेशन इंडिया एंड चाइना, इनके दो स्टैंड ऐसे थे जिसके चलते ब्रिक्स ने सपोर्ट किया है कि डायलॉग होना चाहिए रशिया और यूक्रेन के बीच में, पीसफुल डायलॉग होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशंस निकलने चाहिए। उसके साथ साथ ब्रिक्स ने यही बताया कि हम ब्रिक्स की हम बात करें तो ब्रिक्स कोई कोई ऐसा ग्रुपिंग नहीं है जो सिर्फ अपने ही नेशंस के डेवलपमेंट के बारे में सोचता हो। इट्स अ ग्रुपिंग which basically talks about the world order, world peace and world development, global development। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर है, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि हमने बहुत नंबर ऑफ एरियाज में काम किया है, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो सेटअप हुआ ब्रिक्स की वजह से हुआ। उसके बाद बात की जाए तो सैटेलाइट एग्रीमेंट्स हुए, ठीक है, तो स्पेस फील्ड में भी ब्रिक्स काम कर रहा है। उसके साथ साथ कोविड को लेकर भी साउथ अफ्रीका में सेंटर, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया गया कोविड को लेकर। एंड एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन भी है अमंग दी 5 नेशंस फॉर दी फार्म प्रोडक्ट्स को लेकर, क्योंकि फार्मा प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत अभी कोविड-19 के समय में पता लगा। एंड जिसके चलते ब्रिक्स ने डिसीजन लिया था कि हम लोग एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन या म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे फार्म प्रोडक्ट्स को लेकर के। कभी किसी नेशन में अगर फार्म प्रोडक्ट्स की कमी पड़ती है तो जो रिमेनिंग 4 नेशंस हैं या फिर जो भी नेशंस है जहां पर अबंडेंट है वो फार्म प्रोडक्ट्स पहुंचाएगा। ओके, मूविंग फर्दर, देखो आज के पेज में ना आपको सिटी न्यूज और जो पेजेस होते हैं मेट्रो प्लस एंड समथिंग लाइक दैट वो आपको बहुत मिलने वाले हैं। सो देखो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगेन सिटी बिल्कुल स्किप करो। सो दिस इज समथिंग अबाउट स्पॉटलाइट एंड नेक्स्ट पेज इज समथिंग अबाउट मेट्रो प्लस। तो ये सारी चीजें स्किप करनी है आपको, ठीक है। सो डायरेक्टली मूव ऑन टू दी स्टेट न्यूज। और स्टेट न्यूज में ये वाली जो न्यूज है ना, इट्स समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट इसको अपन डिस्कस कर लेंगे। हुआ क्या कि अगर हम बात करें केसीआर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी है टीआरएस, ठीक है, तो टीआरएस का ये कहना है, तेलुगु राष्ट्रीय समिति इसको बोल सकते हैं। तो टीआरएस का ये कहना है कि टीआरएस विल लाइकली टू सपोर्ट यशवंत सिन्हा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर, मतलब यशवंत सिन्हा को वो सपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन में।
टीआरएस का कहना है, बट टीआरएस ने अभी कंफर्म नहीं किया। टीआरएस स्टेटेड कि हो सकता है कि मैं अभी एग्जीक्यूटिव मीटिंग करूं एंड ऑन 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 द एग्जीक्यूटिव मीटिंग हम लोग उस पर डिसीजन लेंगे। बट लाइकली टू सपोर्ट जो है कि लाइकली टू सपोर्ट जो है यशवंत सिन्हा करने वाले हैं, ऐसा टीआरएस के जो चीफ है केसीआर के चंद्रशेखर राव उन्होंने अनाउंस कर दिया है। मूविंग फर्दर, सो जम्मू एंड कश्मीर एप्पल फार्मर्स सीक सपोर्ट नेटवर्क। देखो जम्मू एंड कश्मीर, देखो हम हमेशा बात करते हैं, जब भी एप्पल की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कश्मीर का सेब होना चाहिए, कश्मीर का सेब अच्छा होता है। तो इसमें बोला इस वजह से जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल की फार्मिंग होती है, वहां पर फार्मर्स करते हैं, फार्मिंग करते हैं, बिकॉज ये एप्पल की जो फार्मिंग है ना वो आपके एल्पाइन एरियाज में होती है। एल्पाइन एरियाज मतलब हाई टेराइन एरियाज जो होते हैं ना वहां होती है, एल्पाइन ट्रीज जो होते हैं वहां पर एप्पल जो होता है वहां पर होता है। जैसे कि हिमाचल में भी एप्पल होता है बिकॉज वहां पर बर्फ गिरती है, हाई टेराइन एरियाज हैं वहां पर, इसलिए। अब अगर हम बात करें तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में एप्पल फार्मर्स जो है वो अराउंड 4,300 करोड़ रुपीस अर्न करते हैं एनुअली। ये चीज बताया गया, रिपोर्ट चाहिए कि 4,300 करोड़ रुपीस जो है वो इतना अर्न करते हैं फार्मर्स, एप्पल फार्मर्स अर्न करते हैं। और इंडिया में एप्पल का जो बिजनेस है वो इट्स अराउंड व्हाट 14,400 करोड़ रुपीस। तो जो रिमेनिंग 10,000 करोड़ रुपीस बचा है वो कॉर्पोरेट्स को जाता है, रिटेलर्स को जाता है, वो सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है, इन सबको जाता है तो मीडियम को जाता है। अब फार्मर्स जो है देखना चाहिए, फार्मर्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सब चीजों में। देखा जाए सिर्फ 30% ही कंट्रीब्यूशन फार्मर्स के पास है, बाकी है ही नहीं। तो अब इस चीज को लेकर क्या है, अब इस चीज को लेकर फार्मर्स है उन्होंने एक तरीके से एक चार्टर बनाया है कि गवर्नमेंट चार्टर को अडॉप्ट करे एंड वी वांट कि गवर्नमेंट जो है वो एप्पल फार्मर्स को सपोर्ट करे, हमको सपोर्ट करे। कैसे? उन्होंने बोला कि एप्पल जो है ना वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो एप्पल जितनी जल्दी हम बेच सकते हैं उतना ज्यादा हमको अच्छा दाम मिलता है। तो जब हम, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं तो हमें जल्दी बेचना पड़ता है, तो जल्दी बेचने के चलते होता क्या है कि हमें कम दाम में भी अगर बेचना पड़े तो हम बेच देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि 100 रुपए किलो जैसे एप्पल चल रहा है तो फार्मर्स है ना 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बेच देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर ये खराब हो गया तो फिर हमें इसका सही दाम नहीं मिलेगा या वो हमारे लिए नुकसान ही हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 10 या 20 रुपए मिल जाए हमें। तो अब इस चीज को लेकर उन्होंने चार्टर बनाया एंड दैट चार्टर दे हैव डिमांडेड वी वांट अ स्पेसिफिक स्टोरेज फैसिलिटी। अब स्टोरेज फैसिलिटीज क्या होती हैं? देखो कोल्ड बोलते हैं ना उसको, अपन अपने एक बार डिस्कस किया था आपका कोल्ड चेन व्हीकल्स। तो कोल्ड चेन व्हीकल्स क्या होती हैं? तो कोल्ड चेन व्हीकल्स का मतलब जैसे कि ये व्हीकल्स यूज की जाती हैं वैक्सीन्स को लेकर, फार्म प्रोडक्ट्स को लेकर, क्योंकि वैक्सीन्स हो गई तो वैक्सीन्स एक ऐसे टेम्परेचर में रखी जाती हैं, एक ऐसे कोल्ड टेम्परेचर में रखी जाती हैं कि जो खराब ना हो। तभी बोलते हैं कभी आपने दवाई देखी होगी, ड्रग्स देखा होगा, उसमें लिखा होगा पुट इट इन सम रेफ्रिजरेटर या फिर पुट इट इन रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर इज समथिंग अराउंड 26 या 27 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे अगर ज्यादा होगा तो खराब हो सकती है। तो ऐसी जो वैक्सीन्स होती है उनको और ज्यादा प्रिकॉशन से रखना पड़ता है। सो प्रिकॉशन से रखने के लिए इस बात को मूवमेंट करना है। अब हैदराबाद से वैक्सीन बन के आ गए, हैदराबाद से अब आना है आपका भोपाल आना है, तो अब उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसके लिए आपको कोल्ड फैसिलिटीज चाहिए कि उसको स्टोर किया जाए और भेजा जाए, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड सप्लाई चेन, ठीक है। अब कोल्ड सप्लाई चेन एप्पल्स के लिए भी चाहिए, जो हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसेस होने चाहिए। अगर आपने कभी मंडी गए होगे, बड़ी बड़ी मंडी गए होगे, तो मंडी में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी जिनके बाहर एग्जॉस्ट लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, एंड वो वहां पर बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स रखे होते हैं कि वहां पर जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स के ट्रक्स चले जाते हैं और सारे जो वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स या फिर फ्रूट्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं फॉर द लॉन्गर टर्म। सो दीज आर व्हाट वेयर हाउसेस या स्टोरेज फैसिलिटीज इनको हम बोल सकते हैं ना कॉमन लैंग्वेज। तो स्टोरेज फैसिलिटीज की डिमांड कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो एप्पल के फार्मर्स हैं। ओके, दे वांट कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्गर रन के लिए यूज हो सके और हमें अच्छा दाम मिल सके, मतलब हमारा ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो। क्योंकि अभी ये खुद डेटा से पता लगा कि टोटल जो बिजनेस है एप्पल का इंडिया में वो 14,400 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से सिर्फ फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 4,300 करोड़। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, व्हाट हैपेंड? गुजरात ने कंफर्म कर दिया है, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है एंड इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन द गुजरात प्राइमरी एजुकेशन कि इंग्लिश को कंपलसरी करा जाएगा फ्रॉम द क्लास 1।
ये चीज बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इंग्लिश हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1 इन मोर देन 32,000 गवर्नमेंट रन स्कूल्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये गुजरात ने भूल दिया, और ये जो स्टेप है ये दिस एकेडमिक ईयर से, फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर फ्रॉम जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज और रीजन उठता है, क्वेश्चन उठता है कि what is the need of this step, why government has included English as a compulsory subject in the Gujarat's government run primary schools। तो इसका मेन रीजन ये है कि देखो आप ना हमेशा से, देखो आप घुसती हुई आ रही है, अब आप ना एक नेशनल पॉलिटिक्स में घुसती हुई आ रही है, पॉलिटिकल रीजन भी है इस पे घुसती हुई आ रही है, एंड उनका जो मेजर जो अट्रैक्शन होता है ना, वो क्या है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है आपका अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का जो मॉडल है बहुत परफेक्ट तरीके से किया है उन्होंने। वहां के स्कूल्स, वहां के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक और ये सब, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा, कॉस्ट जो है बहुत लो हो जाता है। अब इस चीज को लेकर ना, अब आम आदमी को चाहिए क्या है, आम आदमी को चाहिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी कम बिजली का बिल चाहिए, यही चाहिए, कम पानी का बिल चाहिए। तो ये चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। सो दैट्स व्हाट बीजेपी फेयर कि हम पॉलिटिक्स में कहीं आपसे पीछे ना हो जाए और आप एक नेशनल पॉलिटिक्स में ना आ जाए और हमको टक्कर ना दे सके, इसके चलते उन्होंने क्या किया। और गुजरात में जो स्टूडेंट, जो पेरेंट्स थे, उनकी डिमांड भी थी कि भाई इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज होनी चाहिए। गुजराती तो है, हिंदी भी है, उसके साथ साथ इंग्लिश भी लोगों को आनी चाहिए फ्रॉम अ यंगर एज, है ना। तो अब इस चीज को लेकर आम आदमी पार्टी भी बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट कर रही थी। आम आदमी पार्टी बोल रही थी कि गुजरात में स्कूल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, बीजेपी कम से कम 20-25 सालों से है और बीजेपी ने कुछ एजुकेशन के अपग्रेडेशन को लेकर कोई स्टेप्स नहीं लिए। तो फाइनली गुजरात गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि दे विल इंक्लूड द इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1 इन ऑल द गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल्स। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारा एक ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है और एक आपका एक्सप्लेनर में है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल डिस्कस दी टर्निंग पॉइंट फॉर यूक्रेन एंड इट्स विमेन्स राइट। अब ये बोलना क्या चाहता है ना, व्हाट दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट। देखो रिसेंटली हुआ क्या, अभी यूक्रेन की पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गया एंड द नेम ऑफ द बिल इज आपका काउंसिल फॉर यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ऑल्सो उन्होंने इस्तांबुल कन्वेंशन। अच्छा, इसमें से एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना कि यूक्रेन के जो पार्लियामेंट का नाम है ना, वो क्या है आपका वर्कोनोवा राडा, ठीक है, वर्कोनोवा राडा। जैसे इंडिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, इट्स संसद, वैसे ही आपका यूएस के पार्लियामेंट का नाम क्या है, यूएस कांग्रेस। तो वैसे ही यूक्रेन के पार्लियामेंट का नाम क्या है, वर्कोनोवा राडा। देखो रिसेंटली अभी यूक्रेन से रिलेटेड एक एडिटोरियल भी आया, एक क्वेश्चन भी आया था जीके में, करंट अफेयर्स में, क्लैट में, जिसमें पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन थे। तो उसमें करेंसी पूछ ली गई, तो हो सकता था भाई पार्लियामेंट पूछ लिया जाए, हो सकता है कि भाई एलिट में पार्लियामेंट पूछ लिया जाए, तो ये जरूर याद रखना। तो हुआ क्या, यूक्रेन के पार्लियामेंट ने ऑल्सो नोन एज वर्कोनोवा राडा, उन्होंने एक बिल पास कर दिया एंड द नेम ऑफ द बिल इज काउंसिल फॉर यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ऑल्सो नोन एज इस्तांबुल कन्वेंशन। अब ये है क्या, देखो यूक्रेन ने ना, ये देखा जाए तो इट्स एन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ऑलरेडी इसको साइन कर दिया था, बट रेटिफाई नहीं किया था। अब रेटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेटिफाई करने के लिए मतलब उसके जो प्रोविजंस हैं वो अपने डोमेस्टिक लॉज जो हैं, डोमेस्टिक लॉज में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जो कि चीज यूक्रेन ने नहीं करी थी। लेकिन फाइनली यूक्रेन गवर्नमेंट ने अब इसको रेटिफाई कर दिया है एंड नाउ इट बिकम द लीगल बाइंडिंग स्टैंडर्ड फॉर द गवर्नमेंट इन द यूरोप फॉर द प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये चीज उन्होंने बोली है और यहां बताया गया कि इतने लोगों ने सपोर्ट किया, इतने लोग अगेंस्ट में गए, इतने लोग एब्सेंट रहे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर आया इट विल मेक डिफरेंस, क्वेश्चन एक राइज होता है, क्या ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। ऑथर ने बोला, बात करें तो ये कन्वेंशन को ना यूक्रेन ने साइन तो कर दिया था, यूक्रेन हैज साइंड इन द ईयर 2011, बट उसके बाद अगर हम बात करें 2011 के साइन करने के बाद जब बात उठी कि रेटिफाई करना चाहिए, देखो साइन करना इज समथिंग अबाउट कि हाँ हम मानते हैं कि सही है, बट हमारे ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। एप्लीकेबल तब होगी जब गवर्नमेंट जो है, कंट्री जो है, वो
रेटिफाई कर ले, बट रेटिफाई नहीं किया उसने। क्योंकि जब रेटिफिकेशन की बात आई तो बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था, जो कंजर्वेटिव लोग थे, रिलीजियस लोग थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा अपोज किया था कि इसमें जेंडर वर्ड टर्म यूज किया गया है, इसके चलते वी विल नॉट रेटिफाई इट। फिर 2000 आपकी 16 में भी बात उठी कि रेटिफाई करने की जरूरत है। 2016 में रेटिफिकेशन फेल हो गया बिकॉज पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी जो थी वो इसके अगेंस्ट वोट दे दिया उसने, जिसके चलते यूक्रेन अभी तक इस चीज को रेटिफाई नहीं कर पाया था। एंड फाइनली आज के दिन यूक्रेन जो है वो रेटिफाई कर चुका है। बट अंटिल टुडे यूक्रेन वाज द 11 कंट्रीज जिसने इस इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन तो किया था बट रेटिफाई नहीं किया था। बट अब रिमेनिंग कंट्रीज कितनी बच गई हैं? सिर्फ 10 कंट्रीज बच गई हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया। ओके, अब ऑथर ने फिर आगे यही बताया कि देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो रिसेंट डिसीजन है जिससे कन्वेंशन को रेटिफिकेशन मिला, इससे विमेन और गर्ल्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, है ना, चाहे वो विमेन यूक्रेन में रह रही हो चाहे वो अब्रॉड में रह रही हो। ये चीज उन्होंने बोली है। अब फिर ऑथर ने डिस्कस किया जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर। फिर ऑथर ने सबसे पहले यही बताया कि देखा जाए 2014 से यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। सबसे पहले वो क्रीमिया वाला वॉर चला था, है ना, क्रीमिया एनेक्सेशन को लेकर। तो जब से वॉर चला आ रहा, मतलब 8 इयर्स हो गए हैं वॉर रशिया और यूक्रेन को लेकर। और जब से वॉर स्टार्ट हुआ ना, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है यूक्रेन में इंक्रीज हो गए, क्योंकि रशियन ट्रूप्स जो हैं बहुत ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, रेप्स करते हैं, सेक्सुअल वायलेंस करते हैं आपका 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 यूक्रेन में। एंड they take as a weapon of war an instrument of terror to control the citizens। मतलब ये जो सेक्सुअल वायलेंस हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, रेप वाले इंसिडेंट्स हो गए, ये रशियन ट्रूप्स जो है ना, ये एज अ वेपन बना के रखा है उन्होंने इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर, जैसे सिविलियंस को कंट्रोल किया जाए। और अभी रिसेंटली हुआ क्या कि अभी बूचा में पता लगा कि 20 वुमेन और गर्ल्स जो हैं असॉल्ट की गई बाय दी रशियन फोर्सेस, जिसके चलते 9 लोग जो हैं वो 9 वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो गई। तो वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वायलेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अब जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है इस कन्वेंशन का, रेटिफिकेशन हुआ है जिस कन्वेंशन का, जिससे यूक्रेन अथॉरिटीज को एक तरीके से पावर मिलेगी कि वो इस टाइप ऑफ एट्रोसिटीज को रोक सकें एंड जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, वहीं अगर बात करें प्रायर लॉ की जो यूक्रेन में था डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, तो सिंस 2003 देखा जाए यूक्रेन में अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो वो सिर्फ फाइन के लिए पनिशेबल था, या फिर उसको कम्युनिटी वर्क दिया जाता था अप टू 60 आवर्स, है ना, या हो सकता था मैक्स टू मैक्स 15 डेज का इंप्रिजनमेंट था बस। लेकिन 2019 में सिस्टम को चेंज किया गया और डोमेस्टिक वायलेंस को प्रॉपर तरीके से क्रिमिनलाइज किया गया। लेकिन यही बोला गया था कि अगर कोई पर्सन एनुअली 3 बार सेक्सुअल अब्यूज करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तब जाके उसको इंप्रिजनमेंट दी जाएगी। सिंगल एक्ट में नहीं, डबल एक्ट में भी नहीं, बल्कि 3 बार एक्ट करेगा तब जाके उसको 3 बार ऑफेंस करेगा तब जाके उसको पनिशमेंट मिलेगी, वो भी इन अ ईयर। ये चीज उन्होंने बोली। तो इस माइंडसेट को, इस जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकने के लिए ये बिल को पास करना, रेटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर ऑथर ने यही बताया कि देखो इस रेटिफिकेशन से ना एक और फायदा हो गया। फायदा ये हुआ क्योंकि जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन ना बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट मांगता है कि अगर आपको यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना है ना, तो आपको ह्यूमन राइट्स के जितने भी कन्वेंशन हैं, जितने भी ट्रीटीज हैं, वो सब साइन करनी पड़ेगी और रेटिफाई करनी पड़ेगी। और अगर आपको यू का मेंबर बनना है, और यूक्रेन जो था उसने रेटिफाई नहीं कर रखा था, तो बहुत सारी कंट्रीज भी अगेंस्ट में थी, जैसे कि नीदरलैंड और स्वीडन। ये 2 ऐसी कंट्रीज थी जो हमेशा से बोल रही थी कि भाई यूक्रेन को कैंडिडेट नहीं बनना चाहिए, सीट नहीं देनी चाहिए यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन इस रेटिफिकेशन से यूक्रेन ने अपना एक अच्छा वे बताया है, एंड बाय दैट जितनी भी कंट्री जो उसके अगेंस्ट में थी, अब हो सकता है कि वो मान जाए एंड यूरोपियन यूनियन का उसको स्टेटस प्रोवाइड कर दें। ओके, ये चीज उन्होंने बोली है। फिर उन्होंने ये बताया कि सर्टिफिकेशन से इस रेटिफिकेशन से जो नंबर ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस है और डोमेस्टिक वायलेंस है केसेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, एंड यूक्रेन जो है वो उन कंट्रीज के साथ और क्लोज हो जाएगा जिन्होंने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर रखा था। ओके, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट page on the text and context. So it's about Pakistan economic modeling and IMF challenge. देखो ये चीज में बताया गया कि अभी हुआ क्या, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना, तो इमरान खान की गवर्नमेंट हमेशा से IMF से दूर भागती थी और वो उस नेशन के अगेंस्ट, उस नेशन से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगती थी जो नेशन उसके फ्रेंड्स थे, जैसे साउथ एरिया हो गया, चाइना हो गया। बट अभी क्या हो गई, अभी रिजीम चेंज हो गई, एंड जैसे रिजीम चेंज हुई
तो जो न्यू रिजीम आई ना, वो ये शाहबाज शरीफ वाली, वो कहां चली गई? वो आईएमएफ के पास चली गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास चलेगी, और बोलने लगा कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। लेकिन आईएमएफ की कुछ कंडीशंस हैं, तो आईएमएफ की कंडीशंस ये रही। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये कंडीशन आपको खुद पढ़नी है कि कंडीशंस है क्या। जैसे कि एक कंडीशन उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर आप हाई इन्फ्लेशन है ना, तो हाई इन्फ्लेशन को आप एड्रेस करोगे, ये सारी चीजें आप करने वाले हो। उसके साथ साथ आप फ्यूल और जो पावर सब्सिडीज हैं उनमें कोई डेविएशन लेके नहीं आओगे। और तीसरा उन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है कि आपने चाइना से जो लोन ले रखा है, वन बेल्ट आपका, सॉरी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, वो डेट को आप पब्लिक करोगे, आप बताओगे आपने कितना डेट ले रखा है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बिल्कुल आप क्लोज करके रखोगे, बताओगे नहीं कितना डेट नहीं ले रखा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना डेट ले रखा है। तो ये कंडीशन है, तब जाके आईएमएफ जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, तब जाके इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालेगा। तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहे हैं, ये तो फैक्ट है। रीजन ये है क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी की जो वैल्यू है ना बहुत डिक्रीज होती जा रही है। देखा जाए तो पाकिस्तान की करेंसी जो अप्रैल 2021 में 150 रुपीज थी, पाकिस्तानी रुपीज पर डॉलर, राइट नाउ इट्स अबव 213 रुपीज है। ये चीज उन्होंने बोला है एक साल में ही। तो बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान क्या इस मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को मानेगा जो आईएमएफ ने कंडीशंस रखी हैं। तो इस चीज को लेकर यही चीज क्वेश्चन उठता है कि देखो, देखा जाए तो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, और इलेक्शंस में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी फ्यूल में, ऑयल में, पावर में, इलेक्ट्रिसिटी में, इन सब में, क्योंकि उनको वोटर्स को अट्रैक्ट करना है। तो जिसके चलते देयर आर लेस चांसेस कि पाकिस्तान इस मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को माने, है ना। एंड देखा जाए तो उनका यही कहना है, ऑथर का यही कहना है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट जो होती हैं वो हमेशा से अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं। अभी की गवर्नमेंट है वो आईएमएफ के साथ है, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी वो शायद चाइना, सऊदी अरेबिया के साथ चली जाएगी। तो ये थोड़ा डिलेमा है कि गवर्नमेंट कौन सी आती है। अगर गवर्नमेंट अगर यही आ गई तो आईएमएफ को फायदा है, अगर नहीं आती है तो फिर आईएमएफ को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आईएमएफ जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है कि इनको सपोर्ट की जाए कि नहीं किया जाए। फिर ये वाला नहीं पढ़ना है, विल फ्रेंडली कंट्रीज, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये चीज पढ़नी है। विल पाकिस्तान गो दी श्रीलंकन वे, तो क्या श्रीलंका में जो सिचुएशन हो रखी है क्या वो पाकिस्तान में भी हो सकता है? तो ऑथर का कहना है हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है पाकिस्तान में बहुत बेकार है, इतनी अच्छी नहीं है, ये चीज उन्होंने बोली है। एंड पाकिस्तान को अपनी सिचुएशन, अपनी इस इकोनॉमिक सिचुएशन से निकालने के लिए उनको बोल्ड और सीरियस डिसीजन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये चीज यहां पर ऑथर ने बोला है। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज की हम बात करें तो पुट बॉर्डर इश्यूज इन एप्रोप्रिएट प्लेस, वांगी। सो प्रदीप कुमार रावत जो कि इंडियन एम्बेसडर हैं चाइना के, उन्होंने कल मुलाकात करी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई से, एंड यही बात हुई है कि जो हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं उन बॉर्डर इश्यूज को अलग रखा जाए और बाकी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो। एंड उन्होंने ये चीज भी हाईलाइट करी है कि जो इंटरनेशनल नेशंस है, क्योंकि बिकॉज बॉर्डर इश्यूज आर बायलेटरल इश्यूज, और बाकी नेशंस जो हैं, बाकी नेशंस हमारे बॉर्डर इश्यूज में इन्वॉल्व ना हो। जैसे कल ऑस्ट्रेलियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक मैसेज आया था कि भाई कि जो चाइना ने जो बॉर्डर क्लैश किया एलएसी पर वो गलत है। तो ये चीज उन्होंने बोली है कि जो बॉर्डर इश्यूज है हमारे बायलेटरल इश्यूज होने चाहिए, उसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। एंड बाकी बॉर्डर इश्यूज छोड़कर बाकी इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप और अच्छे होने चाहिए, अदर सेक्टर्स में अच्छे होने चाहिए। मूविंग फर्दर, सो इंडिया रीओपन्स एम्बेसी इन काबुल एंड एड। सो इंडिया ने अपनी काबुल में एम्बेसी फिर से खोल ली है एंड हेल्प प्रोवाइड कर रही है। रीजन भी क्योंकि भी अर्थक्वेक भी आया था, अर्थक्वेक के चलते उन्होंने बहुत ज्यादा एड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया अफगानिस्तान को। नेक्स्ट न्यूज इट्स फ्रॉम एनआईए। तो एनआईए के नई चीफ बन गए, ये याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाएगा। जो एक्स पंजाब के डीजीपी रहे हैं दिनकर गुप्ता, तो दिनकर गुप्ता विल बी दी नेक्स्ट एनआईए चीफ, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के चीफ होंगे ये। मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट पेज, सो इट्स टोटली अबाउट पॉलिटिक्स, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पॉलिटिक्स को बिल्कुल छोड़ दो। ओके, सो मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट पेज, लेट्स सी। या तो सिलचर टाउन कट ऑफ फॉर अ वीक। सो सिलचर टाउन जो है वो आपका असम स्टेट में है, एंड बिकॉज ऑफ द फ्लड सिलचर जो है पूरे तरीके से कट ऑफ हो गया है फ्रॉम ऑल ओवर द थ्रू आउट द इंडिया। रीजन बी बिकॉज ऑफ फ्लड, जिसके चलते जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने अराउंड 40,000 लीटर ऑफ वाटर, 24,000 लीटर ऑफ मिल्क कैंस एंड 10,000 क्विंटल्स ऑफ राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिलचर डिस्ट्रिक्ट में।
सो वही ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मार्ल्स, रिचर्ड मार्ल्स, उन्होंने बोल दिया है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को ना एज अ सेंट्रल देखता है वर्ल्ड का। अगर वर्ल्ड मैप खोल के देखोगे ना तो ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से सही में इंडिया एज अ सेंट्रल पार्ट वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, क्योंकि इंडिया यहां पर आता है, फिर आपका यूएस यहां पर आता है, फिर आपका अफ्रीका यहां आता है आपका, है ना। तो उनका यही कहना है कि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए ना सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है। ये चीज उन्होंने बोली है कि मतलब वर्ल्ड का अगर कोई सेंटर है, मतलब पैक्स इंडिका उन्होंने देख रखा है कि पैक्स इंडिका मतलब पैक्स इंडिका इज अ पॉइंट जिससे पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड हो। तो यही ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पैक्स इंडिका की तरह देखता है, मतलब एक एज अ सेंटर पॉइंट की तरह देखता है जिससे पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो सकता है। Moving further, so group wants new order on मनरेगा वर्कर्स रिवोक। So what happened? पहले मनरेगा वर्कर्स की ना मैनुअल अटेंडेंस होती थी, अब नहीं है। अब मैनुअल अटेंडेंस हट गई है, अब आपको फोन में फोन बेस्ड एप्लीकेशन आएगा, उस फोन बेस्ड एप्लीकेशन में आपको अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। तो अब बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स के पास फोन नहीं है, स्पेसिफिकली वुमेन्स वर्कर्स के पास फोन नहीं है फोन्स तो एंड्रॉइड फोन नहीं है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्नोलॉजी इसी वजह से। तो उनका यही कहना है कि मनरेगा वर्कर्स ना मनरेगा वर्कर्स के बेनिफिट के लिए ये जो मैनुअल अटेंडेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आना चाहिए, और जो ऑनलाइन अटेंडेंस वाला जो है एप्लीकेशन बेस्ड अटेंडेंस है उसको रिवोक करना चाहिए। ये बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनका डिमांड है। मूविंग फर्दर, पैट्स विल हैव टू वेट फॉर कोविड-19 वैक्सीन। सो व्हाट हैपन, तो अभी कोविड-19 वैक्सीन जो है फॉर दी पैट्स के लिए अप्रूवल नहीं मिला है, तो अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको टेस्ट करेगी, देखेगी कि पेट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और तब जाके पेट्स को कोविड-19 जैब दिया जाएगा। तो उनका यही कहना है कि अभी उनको वेट करना पड़ेगा फॉर द कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। ऑन दी वर्ल्ड न्यूज में ये बहुत थोड़ी खराब न्यूज लगी मुझे, क्योंकि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने गन राइट्स को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया इन द कंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब उन्होंने ये तक बोल दिया है कि अमेरिकन सिटीजन हैव द राइट टू कैरी गन्स इन पब्लिक। ये चीज उन्होंने बोल दिया, इवन दो अभी मास असॉल्ट और मास शूटिंग देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है, उसके बावजूद भी 6:3 के रेशियो से ये जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि श्रीलंका को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे स्ट्रेटेजिकली। उन्होंने ये चीज बोल दी है। एंड श्रीलंका जो है वो $500 मिलियन का अराउंड फ्यूल इंपोर्ट करने वाला है, ठीक है, ये चीज उन्होंने बोला है। मूविंग फर्दर, अच्छा आज इतनी ही न्यूज इंपॉर्टेंट थी। इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक लिए बाय बाय गाइस, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।